हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज कॉन्फ्लुएंस। स्वागत है आपका हमारा चैनल में नॉलेज कॉन्फ्लुएंस में। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉट और उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉट टॉट का मतलब है क्या होता है? टॉट जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया वर्ड है, लिया गया है इस वर्ड को, जिस लैटिन टर्म का नाम है टॉटम, विच मीन्स क्रूक्ड, टेढ़ी, सीधी नहीं, टेढ़ी। इसका इक्विवेलेंट इंग्लिश टर्म है रॉन्ग। सो आसान भाषा में बोले तो टॉट का मतलब है एक कंडक्ट, एक ऐसा काम जो कि स्ट्रेट या लॉफुल नहीं है, बल्कि क्रूक्ड, ट्विस्टेड एंड अनलॉफुल है, जो कि टेढ़ी है, ट्विस्ट की गई है और गलत है। Law of tort consists of wrongful acts where the wrongdoer violates some legal right of a person. जो ये टॉर्ट लॉ है ये कंसिस्ट करती है कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे काम जहाँ पे रॉन्ग डूअर्स वायलेट करते हैं, जिन्होंने गलत काम किया है वो ऐसी गलती कर देते हैं जिससे एक दूसरे इंसान का कोई राइट वायलेट होता है। जैसे एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़े तो देख सकते हैं टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन, वायलेशन ऑफ ए ड्यूटी नॉट टू इंज्योर द रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन। तो अगर हम किसी के बारे में पब्लिकली या फिर ऐसे ही अनाप शनाप बोलते हैं तो उसे कहते हैं टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन। अगर हम किसी का अपमान करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं, जैसे हम किसी को गधा बोल देते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे उस पर्सन का रेपुटेशन इंज्योर होता है, तो ये है टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन। टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास, अगर हम किसी की प्रॉपर्टी में गलती से भी हो, गलती से नहीं, जानबूझ के घुस जाते हैं उनकी बिना परमिशन से। सपोज़ आपके घर में कोई भी घुस जाए आपके परमिशन के बिना, तो वो होगा टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास। सिमिलरली दूसरी तरीके के टॉर्ट्स होते हैं टॉर्ट ऑफ डिसीट, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस। आगे हम इन सभी टॉर्ट्स के बारे में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जैसे दूसरे देशों में ना लॉ ऑफ टॉर्ट कोडिफाइड है कुछ कुछ देशों में, पर इंडिया में लॉ ऑफ टॉर्ट का कोई कोड नहीं है। इसका मतलब जैसे कि हम क्रिमिनल लॉज के बारे में, क्राइम, जैसे उसके लिए अभी है भारतीय न्याय संहिता, उसमें सारे जो क्राइम है, जैसे रॉबरी हो, डकैती हो, थेफ्ट हो, मर्डर हो, ये सब का डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन दिया गया है। और इन सब के बारे में क्या पनिशमेंट होगा लोगों का अगर कोई ऐसे क्राइम कमिट करता है, ये सब दिया गया है। तो उसे हम कोडिफाइड लॉज कहते हैं कि सब कुछ डिफाइन किया गया है। पर लॉ ऑफ टॉर्ट का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई कोडिफाइड लॉज नहीं है। टॉर्ट टेक्स प्लेस इन टू वेज। एक है एक्ट ऑफ कमीशन, जैसे हम कुछ कर देते हैं, जैसे नेग्लिजेंट ड्राइविंग, जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं और आप ऐसी तरीके से ड्राइव कर रहे हैं जिससे किसी का दुकान, सपोज़ आपने किसी का दुकान उड़ा दिया, तो ये नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो गया, उससे उसको लॉस हो गया। और एक्ट ऑफ ओमिशन, अब आपने ड्राइविंग किया तो दुकान भी उड़ा दिया, फिर आपने उसका हेल्प भी नहीं किया, तो आप क्या कर रहे हैं? ओमिट कर रहे हैं, आप उसका हेल्प नहीं करेंगे। सो चलिए देखते हैं कुछ जूरिस्ट के डेफिनेशंस। जैसे सैलमन कहते हैं, इट इज़ ए सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज़ द कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। अब हम इस डेफिनेशन को तोड़ेंगे। सैलमन क्या कहते हैं? सैलमन कहते हैं ये एक सिविल रॉन्ग है, फिर जिसका रिमेडी है कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज। मुझे पता है अभी तक आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आए होंगे। और टॉर्ट ऑफ कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है, और कोई अदर मेयरली
इक्विटेबल ऑब्लिगेशन भी नहीं है। तो चलिए तोड़ते हैं इन सब वर्ड्स को। सिविल रॉन्ग क्या होते हैं? देखिए, रॉन्ग दो तरीके के होते हैं, एक है सिविल रॉन्ग और एक है क्रिमिनल रॉन्ग। तो सिविल रॉन्ग जो है ना, चलिए क्रिमिनल रॉन्ग के बारे में पहले जानते हैं। तो क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है? ऑल एक्ट्स विच आर पनिशेबल अंडर द भारतीय न्याय संहिता। जैसे मैंने कहा ना, क्रिमिनल, थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर, तो ये ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट है। जैसे आपने सुना होगा ना, स्टेट वर्सेस ABC, स्टेट वर्सेस, बहुत सारे पॉपुलर क्रिमिनल केसेस होंगे, ओके, आप पढ़ेंगे आगे इन सब के बारे में। और ये जो क्रिमिनल रॉन्ग है, ये ट्राइड इन क्रिमिनल कोर्ट्स, जैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इन सब कोर्ट्स में इनको ट्राई किया जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं सिविल रॉन्ग या प्राइवेट रॉन्ग। जैसे क्रिमिनल रॉन्ग ना भारतीय न्याय संहिता के अंडर पनिशेबल है, वैसे सिविल रॉन्ग है ना, वो एक पर्टिकुलर, मैंने जैसे बताया, ये कोडिफाइड नहीं है। तो ये ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, ये ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट नहीं है, और ये सिविल कोर्ट में ट्राई किया जाता है। सिविल रॉन्ग का एग्जाम्पल्स है न्यूसेंस, ट्रेसपास, नेग्लिजेंस, डिसीट। और ये सब जो सिविल रॉन्ग है, ये प्राइवेट रॉन्ग्स है। तो सिविल रॉन्ग का मतलब आपको समझ में आ गया, जो कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल के प्रति किया जाता है और जो सिविल कोर्ट्स में ट्राई किया जाता है। कॉमन लॉ एक्शन। A common law action refers to a legal case or lawsuit that is based on the principles developed through judicial precedents rather than being defined by a statute or written law. तो सिंपल भाषा में, it relies on past court decisions and legal traditions to resolve a dispute. जैसे मैंने कहा ना, टॉर्ट का कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। अब हम, अगर आपके खिलाफ कोई डिफेमेशन करता है तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी, ये डिसाइड होगा पास्ट कोर्ट डिसीशंस, जो पहले हमारे कोर्ट्स डिसाइड कर चुके हैं, उससे हम डिसीशंस लेंगे कि ये डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा, उसको कितनी सज़ा मिलेगी, या फिर उसको कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा कि उन्होंने आपका डिफेमेशन किया है। तो ये हो गया कॉमन लॉ एक्शन। अनलिक्विडेटेड डैमेज, ये होता है एक ऐसा डैमेज जो कि प्री डिटरमाइंड नहीं है। अगर हम अब BNS के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप मर्डर करते हैं तो उसका जो डैमेज है, जो पनिशमेंट है जो आपको मिलने वाला है, वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ, कैपिटल पनिशमेंट। पर यहाँ पे ऐसा कोई प्री डिटरमाइंड, पहले से ही डिटरमाइन किया गया रूल या लॉ नहीं है कि पनिशमेंट नहीं है जो आपको मिलने वाला है। ये कैसे तय होगा? कॉमन लॉ एक्शन से। तो सैलमन क्या कहते हैं? इट इज़ ए सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग का मतलब आपको मैंने समझाया। फॉर विच द रेमेडी इज़ कॉमन लॉ एक्शन, पास्ट जुडिशियल डिसीशंस फॉर अनलिक्विडेड डैमेज, जो कि पहले से प्री डिटरमाइंड डैमेज नहीं है, एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लॉ अलग होता है, उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल, जो कि पहले से डिसाइड किया गया ऑब्लिगेशन है, तय किया गया ऑब्लिगेशन है, वो सब टॉर्ट नहीं है। टॉर्ट एक अलग ही लॉ है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब विनफील्ड का डेफिनेशन जानते हैं। Tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law. This duty is towards persons generally, and its breach is redressable by an action for unliquidated damage. ये विनफील्ड का कहना है, जो कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरी फिक्स्ड बाय द लॉ। सेम अनलिक्विडेटेड डैमेज के बारे में कहा गया है। फ्रेसर का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए राइट इन रेम ऑफ ए प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग ए राइट ऑफ कॉम्पनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी को।
So infringement of right in rem of private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party. अब राइट इन रेम क्या होता है? ये एक ऐसा राइट है जो एक इंडिविजुअल होल्ड करता है अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। हर इंसान का एक राइट होता है कि वो इजीली इसमें ये सस्टेन कर पाए। prevents intangible right held by an individual or entity against the entire world। देखिए, आपको जैसे आपने एक कार खरीदा तो उस आपका पूरा राइट है उस कार को चलाने का, आप मन चाहा उसका यूज़ कर सकते हैं। कोई भी दूसरा इंसान उस राइट से इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोई भी इंसान आके आपका कार नहीं लेके जा सकता, वो एक वायलेशन ऑफ राइट होगा। तो यही है राइट इन रेम, कि दूसरा पार्टी आपके राइट के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो चलिए फिर से देखते हैं। इट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। जैसे आपका कोई राइट है अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड ऑफ ए प्राइवेट इंडिविजुअल, तो अगर आपसे कोई आपका कार बिना परमिशन लिख के जाता है या फिर चुरा लेता है, तो चुरा नहीं लेता, दैट वुड बी क्रिमिनल। तो सब सोचिए, आपसे बिना परमिशन के कोई आपका कार लेके चला गया, तो उस इंसान को आप उसकी वजह से आपको कोई लॉस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उस इंसान को आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा अगर आप उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल कर देते हैं। सो सेक्शन 2M ये एक स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है इन लिमिटेशन एक्ट के अंदर। ये एक एक्ट है। टॉर्ट मीन्स ए सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बहुत ही वेग डेफिनेशन है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। विच इज़ नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सपोज़ आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, पता ही होगा आपको क्या होता है। आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जहाँ पे एक बिल्डर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि उसको आपका घर बना के देना पड़ेगा 2 साल के अंदर। अगर वो नहीं बना के दे सकता है तो उसे आप 20 लाख रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। सपोज़ वो नहीं बना के देता तो उसको 20 लाख देना पड़ेगा। ये प्री डिटरमाइंड है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में डिटरमाइन कर चुके हैं। तो ये अनलिक्विडेटेड डैमेज नहीं है, ये लिक्विडेटेड डैमेज है। तो जो कि तो टॉर्ट एक ऐसा है जो कि एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है। क्लार्क एंड लिंसेल उनके द्वारा भी डिफाइन किया गया है टॉर्ट को, जो कि वो कहते हैं टॉर्ट में बी डिस्क्राइब्ड एज ए रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच एप्रोप्रिएट रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन। वही कॉमन लॉ एक्शन जो कि 5 जजमेंट से डिटरमाइन किया गया होगा। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस से डिटरमाइन किया जाएगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर से वही बोल रहे हैं। तो सर ए अंडरहिल भी डिफाइन करते हैं टॉर्ट को। ए टॉर्ट इज़ एन एक्ट और omission which independent of contract is unauthorized by law and results either in the infringement of some absolute right to which another is entitled, in the infringement of some qualified right of another causing damage, in the infringement of some public right resulting in some substantial and particular damage to some person beyond that which is suffered by public largely and give rise to an action for damages at the suit of the injured party. So infringement of absolute right, इनके हिसाब से कोई अगर वायलेट करता है आपका कोई ऐसा राइट जो कि आपका ही है, एब्सोल्यूट राइट। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ क्वालिफाइड राइट भी आपका वायलेट होता है, या फिर बहुत सारे पब्लिक का राइट। सपोज़ आप रास्ते में जा रहे हैं, आप एक जो रास्ता वो हर एक पब्लिक यूज़ कर सकता है, और उस रास्ते के किनारे कोई ऐसा घर बना रहा है जो कि पब्लिक का राइट ऑफ यूज़ ऑफ रोड को वायलेट कर रहा है, तो वो एज ए पब्लिक बहुत सारे पब्लिक का राइट वायलेट हो रहा है, तो वो भी टॉर्ट में आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।
आगे और भी वीडियोज़ आएंगे। थैंक यू।